मोदी मैजिक। मोदी है तो मुमकिन है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। 56 इंच वाले मोदी, यह है मोदी का परिचय। लेकिन यह परिचय 2014 के बाद का है। 2014 के पहले, पीएम बनने से पहले मोदी की जो छवि थी, एक चाय वाले के बेटे के रूप में देश ने जाना था, समझा था और विश्वास किया था। वक्त बदला, मोदी के राजनीतिक करियर में चढ़ाव आता गया, चढ़ते गए। लेकिन अब मामला कुछ फंसने लगा है। मोदी जी की छवि पर सवाल उठने लगे हैं। बार बार अपनी छवि के जरिए दिलों पर राज करने वाले मोदी की कुंडली में कुछ पेच फंस गया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तेवर तो वही है, प्रचार करने का मोदी जी का, और तरीका भी वही है। तरीका भी वही है लोगों से संवाद करने का, और स्टाइल भी लगभग वही है। लेकिन अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का समय बदलने लगा है। साल 2014 से 2023 के बीच प्रधानमंत्री मोदी के राजनीतिक कुंडली के योग कैसे बदले और क्या होगा आगे, ये बताएंगे आपको इस खास रिपोर्ट में, मोदी की कुंडली में। नमस्कार, मैं ज्ञानेश श्रीवास्तव, और आज बात होगी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की राजनीतिक कुंडली के बारे में। 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी की राजनीतिक कुंडली में क्या होने वाला है, क्या होगा, किस करवट बदलेगा मोदी जी का भाग्य, या आएगा मोदी ही का नारा फिर एक बार बुलंद होगा। यह सब कुछ देश के लिए जानना बेहद जरूरी है। लोग यह भी जानना चाहते हैं कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली में अब भी 2014 और 2019 वाले राजयोग हैं या कुछ और है। इस पर इंडिया लाइव की टीम ने बहुत ही मेहनत से एक शानदार रिपोर्ट तैयार की है। आपसे अनुरोध है कि मोदी जी की राजनीतिक कुंडली जरूर देखिएगा अंत तक, तभी आप समझ पाएंगे कि 2014-2019 के बाद 2024 में क्या होगा मोदी जी का। तो शुरू करते हैं साल 2014 से। इस साल लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने तत्कालीन यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार, महंगाई और नाकामियों को जनता तक बखूबी पहुंचाया, और जनता से चुनाव के बाद भ्रष्टाचार और महंगाई से मुक्ति दिलाने का वादा करते हुए अच्छे दिन आने वाले हैं का नारा दिया। अच्छे दिन आने वाले हैं, हर हर मोदी, घर घर मोदी के साथ ही एक और नारे ने बीजेपी और मोदी को जीत के करीब पहुंचाया था। वो था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और साथ में जहां भी मोदी जनसभाओं में जाते, वहां काले धन का जिक्र जरूर करते। वो कहते, भाइयों और बहनों, आप मुझे वोट दो, मैं देश में काला धन लेकर आऊँगा। देखिए 9 साल पहले की ये छोटी सी वीडियो क्लिप और सुनिए मोदी जी क्या बोल रहे हैं। भाइयों बहनों, मैंने ठान के रखी है, अगर आप मुझे आशीर्वाद देंगे, मौका देंगे, मैं पाई पाई वापस लाऊंगा। 2014 के चुनावी दौर में प्रधानमंत्री मोदी की छवि को एक चाय बेचने वाले के बेटे के तौर पर खूब प्रमोट किया गया। और जैसा कि राजनीति के बड़े बड़े पंडित बोलते हैं कि राजनीति का सारा खेल नज़रिए का है, यानी कि परसेप्शन का। जनता का नज़रिया बदलिए और जनता इमोशन में बह जाएगी, जिसका सीधा फायदा चुनावों में देखने को मिलता है। देश की जनता का नज़रिया बदला गया, और बदलाव की पुकार के साथ बीजेपी ने 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा। बीजेपी ने 282 सीट जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया। इस चुनाव के परिणाम इस लिहाज से भी अहम माने गए क्योंकि 1984 के बाद, यानी 30 साल बाद, किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था। 1984 के आम चुनावों में कांग्रेस ने 414 सीटें जीती थी। चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री मोदी देश के विकास के साथ ही बीजेपी के विकास में भी जुट गए।
बीजेपी के विकास का मतलब ये कि प्रधानमंत्री मोदी चाहते थे कि राज्यों में भी बीजेपी की सरकार हो और उनकी पार्टी का विस्तार हो। इस ओर बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री मोदी तेजी से कदम बढ़ाने लगे। मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तब देश के 7 राज्यों में भाजपा की सरकार थी। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा में भाजपा के मुख्यमंत्री थे, जबकि पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ गठबंधन वाली सरकार चल रही थी। 2018 आते आते बीजेपी अपने उफान पर पहुंच गई थी। उस वक्त 21 राज्यों में बीजेपी या सहयोगी पार्टियों की सरकार थी, लेकिन 2018 के आखिर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो करीब 1.5 दशकों से पार्टी का एक छत्र राज था, लेकिन साल 2021 में ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके साथ ही मध्य प्रदेश में तख्ता पलट हो गया और मध्य प्रदेश को हारने के बावजूद एक बार फिर से बीजेपी ने अपना झंडा मध्य प्रदेश की सियासत में ऊंचा कर दिया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हार का स्वाद चखने के बाद बीजेपी का मनोबल डोलने लगा था। 3 राज्यों की हार के बाद आम चुनावों को जीतना इतना आसान नहीं था, लेकिन अब की बार प्रधानमंत्री मोदी फ्रंट फुट पर खेल रहे थे। सीधी टक्कर कांग्रेस से तो थी ही, साथ ही महागठबंधन भी बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ था। काला धन वापस लाने की बात को 2019 आते आते लोग भूल चुके थे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार देश को 2 नारे दिए। पहला था मैं भी चौकीदार हूँ और दूसरा था मेक इन इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले कहा कि वो देश के चौकीदार हैं और किसी को देश के संसाधनों की चोरी नहीं करने देंगे। तब उनके समर्थकों ने इसे नारा बना दिया। बीजेपी ने चुनाव प्रचार के दौरान मैं भी चौकीदार का कैंपेन चलाया, जो कि काफ़ी हिट रहा। नेताओं से लेकर आम जनता ने कई दिनों तक अपने ट्विटर और व्हाट्सएप डीपी पर मैं भी चौकीदार का स्लोगन लगाए रखा। आगे बढ़ने से पहले हम आपको विश्लेषक के तौर पर कुछ बातें याद दिलाना चाहते हैं। हम आम जनता की तरह बातों को भूल नहीं जाते, इसलिए ऐसी खबर बना पाते हैं और आपके सामने ला पाते हैं जो जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2014 में मोदी जी ने काले धन और क्रोनी कैपिटलिज्म का जिक्र किया था। वो मुद्दा 2019 के लोकसभा चुनावों में गायब था। जनता भूल चुकी थी, लेकिन अच्छे दिन आने वाले हैं। 2019 में भी बहुत हद तक काम कर रहा था। अच्छे दिन हालांकि 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी का ऐलान ये कहते हुए किया कि इसका सीधा असर आतंकवाद और काला धन जमा करने वालों पर पड़ेगा। नोटबंदी का महिमा मंडन राष्ट्रीय मीडिया ने ये कहते हुए किया कि ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। जनता ने कतार में खड़े होकर अपने घर में बचत के तौर पर रखे नोट बैंक में जमा करवाए। लोगों को परेशानी हुई, लेकिन प्रधानमंत्री के अचानक लिए इस निर्णय को कोई चुनौती नहीं दे पाया। आखिर काले धन और आतंकवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक जो करनी थी। हालांकि आरबीआई ने बताया कि नोटबंदी के समय देश में 500 और 1000 रुपये के कुल 15.41 लाख हजार करोड़ रुपए के नोट चलन में थे। इनमें से 15.31 लाख हजार करोड़ के नोट सिस्टम में वापस आ गए, यानी 500 और 1000 के 99% से ज़्यादा नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आ चुके थे। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी का नोटबंदी वाला फैसला जायज़ था? क्योंकि मोदी जी के इस फैसले ने छोटे और मीडियम क्लास के बिजनेसमैन की रीढ़ तोड़ दी थी और उसके बाद 1 जुलाई 2017 को देश में जीएसटी लागू कर दी गई, जिसने आग में घी का काम किया। लोग नाराज थे। राजनीतिक विशेषज्ञ मान रहे थे कि मोदी को इन दोनों फैसलों का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है,
लेकिन जनता तक आवाज़ पहुंचाने वाली राष्ट्रीय मीडिया ने प्रधानमंत्री मोदी के इन दोनों फैसलों को ऐतिहासिक बताया। जो बताया गया वो जनता ने सुना और मान भी लिया। लेकिन अभी भी 2019 का चुनाव बीजेपी और मोदी के लिए चुनौतियों से भरा था। चुनाव बेहद करीब आ गए थे कि तभी 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जोरदार विस्फोट हुआ। निशाने पर था सीआरपीएफ जवानों का काफिला। विस्फोट में 40 जवान शहीद हो गए। इस पर पूरे देश में दुख और आक्रोश की लहर थी। ये आतंकी हमला आम चुनावों से ठीक पहले हुआ था। इस घटना को लेकर राजनीति भी गर्मा गई। 2 हफ्ते बाद 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 विमानों ने रात के अंधेरे में एलओसी को पार किया और पाकिस्तान के पूर्वोत्तर इलाके में यानी कि खैबर पख्तून के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंपों पर सर्जिकल स्ट्राइक की। जिसके बाद भारत के तत्कालीन विदेश सचिव विजय गोखले ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक में बड़ी संख्या में जैश ए मोहम्मद के आतंकी, उनको ट्रेनिंग देने वाले, संगठन के बड़े कमांडर और फिदाइन हमलों के लिए तैयार हो रहे जिहादियों को खत्म कर दिया गया। अगले दिन पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें भारतीय वायुसेना के MiG-21 ने पाकिस्तानी वायुसेना के F-16 को मार गिराया। पाकिस्तान ने भी MiG-21 को मार गिराया और विंग कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि भारत के दबाव के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। इस घटना के बाद 2019 के चुनाव एकदम से पलट गए। चुनावी नारे भी बदल गए। प्रधानमंत्री मोदी के 56 इंच के सीने की बात होने लगी। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। महज इन 2 बातों ने चुनावी समीकरण बदल कर रख दिए। 26 फरवरी 2019 को सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और अप्रैल में चुनाव होने थे। देश में मोदी है तो मुमकिन है कि लहर आंधी की तरह चलने लगी और 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहले से भी बड़ी जीत हासिल कर 303 सीटों पर परचम लहराया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की कुंडली यहीं से गड़बड़ा गई। केंद्र में एक बार फिर मोदी सरकार बनने के बाद देश में मोदी के नाम की लहर थी, लेकिन बीजेपी विस्तार की जगह सिकुड़ने लगी थी। अक्टूबर में हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे आए। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना गठबंधन को बहुमत मिला, लेकिन सीएम पद को लेकर पेच फंस गया और बीजेपी के हाथ से महाराष्ट्र निकल गया। शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि हरियाणा में बीजेपी किसी तरह से जेजे के साथ हाथ मिलाकर सत्ता बरकरार रखने में कामयाब हो गई, लेकिन बीजेपी का विस्तार रथ अब थमने लगा था। मोदी जी की राजनीतिक कुंडली पर ग्रहण लगने लगा था। मोदी जी की राजनीतिक कुंडली पर ग्रहण लगने का यही काल था। 2019 के खत्म होते होते झारखंड भी बीजेपी के हाथ से फिसल गया। वहाँ भी बीजेपी ने जोड़ तोड़ का गणित लगाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 30 सीट जीती। बीजेपी ने 25 और कांग्रेस ने 20, जिसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने गठबंधन करके सरकार बनाई और हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद दिया गया। अभी आपने 2014 के पहले की रिपोर्ट देखी। 2014 के बाद जहां बीजेपी का विजय रथ जहां तेजी से दौड़ रहा था, उस पर ब्रेक लगनी शुरू हो गई। हमने 2018 से लेकर 2023 तक यानी पिछले 5 साल के सभी विधानसभा चुनाव का एनालिसिस किया तो कई इंटरेस्टिंग बातें सामने आई। मसलन पिछले 5 साल में 31 विधानसभा चुनाव हुए, जिनमें 15 राज्यों में तो बीजेपी सरकार में है, लेकिन सिर्फ 6 राज्यों में ही उसे पूर्ण बहुमत के साथ जनता ने स्वीकार किया है, यानी कि बीजेपी की 6 राज्यों में अपनी सरकार है। बाकी के 9 राज्यों में गठबंधन की सरकार के सहारे बीजेपी जैसे तैसे टिकी हुई है। 2018 के बाद से मोदी मैजिक चलना लगभग कम हो गया है। अगर राज्यों के विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो साफ पता चलता है कि पीएम मोदी का जादू
अब पहले जैसा नहीं रहा। अब पहले जैसा पीएम का जादू नहीं रहा। चलिए साल 2018 से शुरू करते हैं। 2018 में 6 विधानसभा चुनाव हुए थे, जिनमें छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना थे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 68 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। कर्नाटक में बहुमत का आंकड़ा 113 था, लेकिन बीजेपी को 104 सीट मिली। मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट ने 26 सीटें जीती थी। राजस्थान में कांग्रेस 99 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्र समिति ने 88 सीट जीती और मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 114 सीटें जीती, जबकि बीजेपी 165 से लुढ़ककर 109 पर पहुंच गई। लेकिन जोड़ तोड़ लगाने और दूसरी पार्टियों के अंदर की बगावत के बाद बीजेपी ने कर्नाटक और मध्य प्रदेश में सरकार बना ली। अब 2019 की बात करते हैं। इस साल लोकसभा चुनावों में तो बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन 7 राज्यों के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को 2 राज्यों में ही बहुमत मिला। आंध्र प्रदेश में युवजन श्रमिक रथियु कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी 60 में से 41 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। हरियाणा में 90 में से 40 सीटें बीजेपी ने अपने नाम की। यहाँ 10 सीटों का नुकसान हुआ था। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा मेजॉरिटी वोटों से जीती। महाराष्ट्र में बीजेपी ने 288 में से 105 सीटें जीती, लेकिन उस वक्त सरकार नहीं बना पाई। बाद में एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर सरकार बनाने में सफल रही। उड़ीसा में बीजू जनता दल 147 में से 112 सीट जीतकर सबसे आगे रही। सिक्किम में सिक्किम क्रांति मोर्चा ने 17 सीटें जीती। इस विधानसभा चुनाव की खास बात ये रही कि बीजेपी ने सिक्किम में एक भी सीट नहीं जीती थी, लेकिन रातों रात उसके पास 10 विधायक हो गए, जो सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट से पाला बदल कर आए थे। मतलब साल 2019 में राजनीतिक कुंडली में मोदी जी पिछड़ने लगे थे। अब बात करते हैं साल 2020 की। इस साल दिल्ली में चुनाव हुआ, जिसमें 70 में से 62 सीट जीतकर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को धूल चटा दी। इसके बाद बिहार चुनाव हुए। राष्ट्रीय जनता दल ने 75 सीटें जीती, लेकिन बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार बना ली। पर यह गठबंधन 2022 में टूट गया और बीजेपी बिहार की सत्ता से बाहर हो गई। यानी राज्यों के हिसाब से साल 2020 भी बीजेपी के लिए कुछ खास नहीं रहा। 2021 में 5 राज्यों में चुनाव हुए। असम में बीजेपी 126 में से 60 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गई। निर्दलीय उम्मीदवारों के बल पर सरकार बनाई। केरल में सीपीआईएम ने 140 में से 62 सीटें जीती। पौंडीचेरी में 30 में से 10 सीट जीतने वाली ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस रही। तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने 234 में से 133 सीट पाकर बहुमत का आंकड़ा पार किया। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने 294 में से 213 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया। 2021 में भी बीजेपी को किसी राज्य में पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन असम में निर्दलीय और पौंडीचेरी में एआईएनआरसी के साथ मिलकर वो सरकार बनाने में सफल रही। 2022 में 7 राज्यों में चुनाव हुए। ये साल बीजेपी के लिए लकी साबित हुआ, क्योंकि 4 राज्यों में उसे बहुमत मिला। गोवा में बीजेपी ने 40 में से 20 सीट हासिल की। फिर गुजरात चुनाव में 182 में से 156 सीट जीतकर बहुमत का आंकड़ा पार किया, लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन नहीं चल पाई। हिमाचल चुनावों में कांग्रेस ने बीजेपी को करारी शिकस्त दी। कांग्रेस ने 68 में से 40 सीटें जीती और बहुमत के आंकड़े को पार किया, लेकिन मणिपुर के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने 60 में से 32 सीटें जीतकर वापसी की। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 सीटें जीती। वहीं यूपी में बीजेपी ने 403 सीट में से 255 सीट जीतकर बहुमत का आंकड़ा पार किया। यहाँ पिछले चुनावों की तुलना में सीटें कम रही। उत्तराखंड में भी बीजेपी ने 70 में से 47 सीट जीतकर बहुमत हासिल किया।
साल 2023 में यानी कि इसी साल अभी तक 4 विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें त्रिपुरा में बीजेपी ने 60 में से 32 सीट जीतकर बहुमत का आंकड़ा पार किया, लेकिन नागालैंड में एनडीपीपी 60 में से 25 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। मेघालय में नेशनल पीपल्स पार्टी ने 60 में से 26 सीट जीती। वहीं कर्नाटक में कांग्रेस ने 224 में से 135 सीट जीतकर बहुमत हासिल किया। हालांकि बीजेपी को सिर्फ त्रिपुरा में ही बहुमत मिला, लेकिन वो नागालैंड और मेघालय में गठबंधन के साथ सरकार बनाने में कामयाब रही। तो ये थे राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के वो आंकड़े जो बताते हैं कि मोदी की कुंडली अब 2014 वाला नहीं है। देश की दो बड़ी पार्टियों यानी बीजेपी और कांग्रेस की बात करें तो इनके बीच बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। एक तरफ जहां बीजेपी 6 राज्यों में स्पष्ट बहुमत यानी अपने बलबूते पर सरकार बनाई हुई है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, मणिपुर, यूपी, उत्तराखंड और त्रिपुरा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस कर्नाटक, हिमाचल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में अपने दम पर खड़ी है। इसी के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की है, उससे कांग्रेस में नई जान फूंकने के साथ ही राहुल गांधी की छवि को भी निखारा है, जिसका सीधा असर हिमाचल और कर्नाटक में हुए चुनाव पर दिखाई दिया। भारत जोड़ो यात्रा से ही राहुल गांधी जन सरोकार के मुद्दों को उठाने में लगातार लगे हुए हैं। वो न सिर्फ बीजेपी बल्कि प्रधानमंत्री मोदी को महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, अर्थव्यवस्था जैसे गंभीर मुद्दों पर घेर रहे हैं और प्रधानमंत्री की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। इस बात का क्या मतलब निकाला जाए कि क्या मोदी जी इन गंभीर मुद्दों से बचना चाहते हैं या फिर उन्हें ये मुद्दे लगते ही नहीं है कि ये कोई मुद्दा है। मोदी जी को प्रधानमंत्री बने हुए मात्र 9 साल हुए हैं, लेकिन सरकारी आंकड़ों के हिसाब से आज भी देश के 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें सरकार गरीब मानती है। बेरोजगारी के आंकड़ों पर अगर नजर डाला जाए, जो कि निजी संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के मुताबिक अभी देश में करीब 41 करोड़ लोगों के पास रोजगार है। वहीं मोदी सरकार के आने से पहले 43 करोड़ लोगों के पास रोजगार था। CMEI ने पिछले साल एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें बताया गया कि भारत में अभी 90 करोड़ लोग नौकरी के लिए योग्य हैं। इनमें से करीब 45 करोड़ लोगों ने नौकरी तलाश करना ही छोड़ दिया है। यहां तक कि 2019 के चुनाव के बाद सरकार के ही एक सर्वे में सामने आया था कि देश में बेरोजगारी दर 6.1% है। ये आंकड़ा 45 साल में सबसे ज्यादा था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मोदी सरकार के आने से पहले देश में बेरोजगारी दर 3.4% थी, जो इस समय बढ़कर 8.1% हो गई है। आटा हो, दाल हो, तेल, दूध, दही, गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल सबकी कीमतें आसमान छू रही हैं। जनता को इससे राहत चाहिए, जनता को रोजगार चाहिए, लेकिन यही वो चीजें हैं जो मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते नहीं मिल पा रही है। सवाल तो यह है कि क्या भारत ऐसे और इन हालातों में बनेगा विश्वगुरु? एक तरफ बीजेपी ये डंका पीटती है कि भारत ने अमेरिका के बैन के बावजूद रूस से सस्ता तेल खरीदा, वहीं दूसरी तरफ इस बात पर सब मौन है कि सस्ता तेल खरीदा गया तो फिर तेल की कीमतें कम क्यों नहीं हुई। लेकिन इन सब बातों पर चर्चा नहीं होती है। जब चर्चा नहीं होती है तो सबको लगता है कि अच्छे दिन चल रहे हैं। अगर आपको वाकई पता करना है कि अच्छे दिन आए हैं कि नहीं आए हैं, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस अपने घर के अंदर ही झांक लीजिएगा, सब पता चल जाएगा। वैसे तो राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के आंकड़े बयान कर रहे हैं कि 2024 में
बीजेपी वापसी होगी या नहीं। तो ये थी प्रधानमंत्री मोदी की राजनीतिक कुंडली, जिसमें कुछ पेच फंसा हुआ दिख रहा है। अब सवाल आपसे 2024 में भी अगर प्रधानमंत्री बोलेंगे कि अच्छे दिन आने वाले हैं और आप इंतजार करने के लिए तैयार हैं, तो हमें कमेंट करके बताएं, जरूर बताएं कि आप कब तक इंतजार करने के लिए तैयार हैं। और अगर आप काले धन की वापसी, मोदी जी आएंगे, काला धन लाएंगे, अच्छे दिन आने वाले हैं जैसे चुनावी नारों से उब चुके हैं, तो कमेंट करके भी जरूर बताएं कि किसे प्रधानमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि आप सबका मत मिलकर ही जनमत तैयार होता है। नमस्कार।